जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द अनबॉर्न एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डेविड गोयर ने। ये साल 2009 में रिलीज़ हुई थी। तो आज हम इसी फिल्म की स्टोरी जानेंगे और साथ ही इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसी बेल्डॉन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है जो पार्ट टाइम बेबी सिटिंग भी करती है। केसी को भयानक सपने आ रहे होते हैं जिसमें उसे एक अनजान बच्चा और एक अजीब सा दिखने वाला डॉग भी दिखाई देता है। जब वो बेबी सिटिंग कर रही होती है तो ऊपर वाले कमरे से उसे एक आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि मैटी, जिसे वो बेबी सिट करती है, वो अपने बेड से गायब है और अपने छोटे भाई को, जो हाल ही में पैदा हुआ है, उसको वो एक आईना दिखा रहा है। केसी उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो वो केसी को उस मिरर से मार देता है और केसी को हल्की सी चोट आती है। वो उसे ये भी कहता है कि जम्बी वॉन्ट्स टू बी बॉर्न नाउ। इसका मतलब ये है कि जम्बी अब पैदा होना चाहता है। दोस्तों, इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पोजेस्ड हो और वो कुछ अजीब सी हरकतें भी कर रहा होता है। केसी अपने घर जाती है और अपने पिता से मिलती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है। केसी को अपने बाथरूम के आईने के पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। जैसी वो उसके पीछे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है और मैटी के अजीब बिहेवियर के बारे में बताती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड रोमी उसे बताती है कि नए जन्मे बच्चे को अपनी रिफ्लेक्शन 1 साल तक नहीं देखनी चाहिए। ये एक अपशगुन होता है जिससे उनकी मौत हो सकती है। केसी मैटी को हर जगह हेल्यूसिनेट कर रही होती है, उसे घूरते हुए, और साथ ही में उसे बहुत सारे कीड़े भी दिखाई देते हैं। केसी की आंखों का रंग अचानक बदल के नीला पड़ने लगता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ डॉक्टर के पास जाती है आई चेकअप कराने। वहाँ उसे पता चलता है कि उसे हेट्रोक्रोमिया है, मतलब एक आँख की प्यूपिल का रंग दूसरे आँख से अलग होता है। अक्सर ये पैदाइशी होता है और कई बार ये मानसिक आघात से भी होता है। डॉक्टर उसकी आंखों की जांच करते हैं और उसे कुछ दवाई भी देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि आज रात उसके पिता घर पे नहीं हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और सेक्स भी करते हैं। उसके बाद दोनों बातें करते हैं, जहाँ केसी मार्क को बताती है कि वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ की मौत हुई। लास्ट बार उसने अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में देखा था, जहाँ उसके पापा उसे लेकर गए थे। वो वहाँ बैठी थी, खिड़की के बाहर टकटकी लगाए। उसकी माँ को गोद लिया गया था और यही बात उन्हें पता चल गई थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी आत्महत्या की। यहाँ हम देखते हैं कि केसी की माँ की आँख का रंग पूरी तरह नीला हो चुका था, जैसे केसी का होना शुरू हुआ था। केसी उसके बाद बाथरूम में जाती है, जहाँ फिर वही आवाज़ उसके आईने के पीछे से आ रही होती है। वो आईना खोलती है और उसे एक अनजान बच्चा दिखाई देता है। वो ये देख के डर जाती है। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे शांत करता है। अगली सुबह वो दौड़ लगाने जाती है तो वहाँ वो देखती है कि मैटी की छोटी बहन अब मर चुकी है और मैटी खिड़की से उसे ही घूर रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि वो नॉर्मल है, पर एक अजीब बात है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जुड़वा थी। वो मना कर देती है और बताती है कि वो अपने पिता की एक तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो अक्सर जुड़वा बच्चों के खून की अदला बदली के कारण पाई जाती है। ये जेनेटिक्स का चेंज होता है। केसी ये बात अपने पिता से पूछने जाती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसका एक भाई होता जो मर गया था गर्भ में ही, और उसी की कॉर्ड उसके गले में फंस गई थी जिससे उसकी मौत हुई। और उन्होंने उन दोनों बच्चों का निकनेम भी रखा था और उसके भाई का निकनेम था जम्बी। दोस्तों, जम्बी वही नाम है जो केसी हर बार हेलुसिनेट कर रही होती है
और वो छोटा बच्चा केसी को यही बोलता है कि जम्बी वॉन्ट्स टू बी बॉर्न नाउ। तो यहाँ केसी बहुत ही दुविधा में आ जाती है और वो सोचने लगती है। केसी अपनी माँ की पुरानी चीज़ें देखती हैं, जिसमें उसे एक औरत सोफी कज़मा के बारे में पता चलता है एक आर्टिकल के दौरान, और उसकी माँ की फ़ोटो भी मिलती है जिसमें वही बच्चा जो उसे परेशान कर रहा है या उसे हॉन्ट कर रहा है, वही बच्चे की तस्वीर रिफ्लेक्शन में दिखाई देती है। वो अपनी दोस्त रोमी को साथ लेकर सोफ़ी से मिलने जाती है। सोफ़ी केसी से मिलते ही उससे पूछती है, क्या तुम जुड़वा हो? ये सवाल सुनते ही केसी अजीब रिएक्ट करती है और उन्हें बोलती है, हाँ मैं जुड़वा थी, पर मेरा भाई मर गया था गर्भ में ही। उसके बाद केसी उन्हें अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है जिसमें वो लड़का भी होता है। ये देख के सोफ़ी डर जाती है और उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। केसी को उसके फ्रेंड्स क्लब में ले जाते हैं ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर सके। वो अनजान ईविल बच्चा केसी का पीछा करते वहाँ भी आ जाता है और उसे डराता है। तभी केसी वॉशरूम में जाती है और उल्टी करती है। वो अनजान स्पिरिट वहाँ भी आती है और केसी को वहाँ भी डराती है, और मानो वहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जिससे केसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। घर जाके वो सो जाती है और सपने में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो उसका पेट फाड़ रहा होता है। वो डर के उठ जाती है और तभी सोफ़ी का कॉल आता है। सोफ़ी उसे बताती है कि वो जल्दी से उससे मिलने केसी उससे मिलने जाती है और सोफ़ी बताती है कि वो उसकी नानी है। वो केसी को ये भी बताती है कि वो फोटो में जो लड़का है वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है, यानी सोफ़ी का जुड़वा भाई बार्टो। बार्टो 1944 में मर गया था जब उन दोनों को नाजीज ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। नाजीज एक्सपेरिमेंट के नाम पर जुड़वा बच्चों पर टॉर्चर करते थे, जिससे बहुत सारे जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी और बार्टो भी उनमें से एक था। पर बार्टो अचानक 2 दिन बाद जिंदा हो गया, पर वो बार्टो नहीं था, वो एक डिबुक था। दोस्तों, डिबुक वो शैतान होता है जो मरे हुए इंसान का शरीर की तलाश में होता है। वो 2 दुनिया के बीच फंसा होता है और उधर ही भटक रहा होता है। ना उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और ना ही उसे धरती पे जगह मिलती है। उसे नया शरीर जब मिल जाता है तो वो धरती पे आ सकता है। दोस्तों, जूइश माइथोलॉजी यानी यहूदी पुराणों में इसका जिक्र भी है। डिबुक बहुत ही खतरनाक होता है और जब ये किसी को मारता है तो इसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। डिबुक किसी जीवित शरीर और किसी मृत शरीर में भी जा सकता है और उसे जिंदा कर सकता है। सोफी ने उस डिबुक को तब मार दिया था और उसे वापस भेज दिया था, और अब वो बदला लेने के लिए आया है। पहले उसने केसी की माँ को मारा, अब वो केसी से बदला लेगा और उसे भी मार देगा। सोफी केसी को घर के सारे शीशे नष्ट करने को कहती है, क्योंकि शीशे ही द्वार हैं इस दुनिया और उस दुनिया के। वो उसे रवि सिदाक का नाम भी बताती है, जिससे वो मदद मांगने जाती है। केसी फिर रवि सिदाक के पास जाती है उनसे हेल्प मांगने के लिए, पर रवि सिदाक उन्हें मना कर देते हैं। केसी घर के सारे आईनों को नष्ट कर देती है और उन्हें जला देती है। रोमी जब केसी से मिलने उसके घर जा रही होती है, तभी वहाँ मैटी उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, पर वो जिंदा होता है। वो उसे बोलता है कि अगर तुमने केसी की हेल्प करी तो वो उसे मार देगा। रोमी उसकी बात को नज़रअंदाज करके केसी के घर चली जाती है उससे मिलने। इधर सोफी के रूम की लाइट चली जाती है और वो डिबुक उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो डिबुक एक बूढ़े आदमी के शरीर में घुस जाता है और सोफी को जान से मार देता है। अगले दिन केसी ये खबर सुन के उसके वृद्ध आश्रम आती है, तो वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि केसी को उससे लड़ना होगा और उसे वापस अब उसकी दुनिया में भेजना होगा, वरना वो पीढ़ियों को मार सकता है। इधर रवि सिदाक
जब एक यहूदी बुक ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो डिबुक एक कुत्ते के रूप में आता है जिसका सर उल्टा होता है। रबी सिदाक उसे वहाँ से भगा देते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें केसी की हेल्प करनी ही होगी। घर जाके केसी वीडियो चैट कर रही होती है अपनी दोस्त रोमी के साथ और अचानक उसे रोमी के रूम के आईने में उसी बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, यानी वो डिबुक अब वहाँ भी पहुँच गया था। केसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रोमी के घर आने को कहती है। रोमी नीचे जाती है डोरबेल आंसर करने तो वहाँ मैटी एक चाकू लेके खड़ा होता है और उसे चाकू से मार देता है। चाकू से मारने के बाद वो उसका पीछा करता है। तभी केसी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और उनकी दोस्त मर चुकी होती है। तभी वो डिबुक मैटी के शरीर से निकल के रोमी के मृत शरीर में जाके घुस जाता है और ये देख के मार्क और केसी वहाँ से भाग जाते हैं मैटी को लेके। केसी अपने आप पे एक एक्सॉर्सिज्म कराना चाहती है तो वो मार्क, रबी सिदाक और एक लोकल चर्च प्रीस्ट की मदद मांगती है और सब एक्सॉर्सिज्म करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। एक्सॉर्सिज्म करने के लिए वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे केसी की माँ ने फांसी लगाई हुई थी। एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया के लिए रबी सिदाक वहाँ 10 यहूदी भी लाए होते हैं। वो एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान वो डिबुक वहाँ आ जाता है और सबको बारी बारी करके मारने लगता है। कई लोग वहीं मर जाते हैं। वो डिबुक प्रीस्ट के शरीर में घुस जाता है और मार्क और केसी का पीछा करता है। तभी मार्क उस डिबुक को मारता है और वो डिबुक उसके शरीर से निकल के मार्क के शरीर में ही घुस जाता है। मार्क केसी का पीछा करता है। तभी वहाँ रबी अपने मंत्र पढ़ते हुए आते हैं और वो उस डिबुक को वहाँ से भगा देते हैं अपनी दुनिया में। मर जाते पर इस प्रक्रिया के दौरान मार्क के शरीर से डिबुक तो चला जाता है पर मार्क की वहीं मौत हो। केसी अपने बॉयफ्रेंड के गम में बहुत रोती है और ये भी सोचती है कि वो डिबुक उसे पहले क्यों नहीं परेशान कर। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है अपने बॉयफ्रेंड से और उसके घर में भी जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी द अनबॉर्न की। दोस्तों वो डिबुक उससे पहले इसी परिवार को सता रहा था क्योंकि उसकी नानी ने उसे मार दिया था और अपनी जगह भेज दिया था। और जब वो डिबुक को पता चलता है कि केसी भी प्रेग्नेंट है और उसके भी ट्विंस बच्चे हैं तो वो उससे भी बदला लेने आता है। दोस्तों इस फिल्म में हमें ये भी दिखाया गया है कि केसी की माँ भी जुड़वा थी और उसकी नानी भी जुड़वा थी, यानी जब भी केसी के परिवार में कोई जुड़वा बच्चे पैदा होंगे वो डिबुक फिर वापस आएगा। दोस्तों इस फिल्म में हमें ये भी दिखाया गया है कि डिबुक एक उल्टा सर वाला होता है। वो कुत्ते में जब आता है तो भी उसका उल्टा सर होता है और जब वही बूढ़े में शरीर में आता है तो भी उसका सर उल्टा ही होता है। तो यहाँ दोस्तों इस फिल्म में आईने को एक द्वार की तरह दिखाया गया है। वो एक गेट है जिसके उस पार भूतिया दुनिया है और इस पार हमारी दुनिया है और इस पार से उस पार वो गेट हिलाता है उस डिबुक को। दोस्तों डिबुक पे बहुत मूवी बनी है जिसमें से एक है एजरा। दोस्तों एजरा आई थी 2017 में और ये एक मलयालम मूवी है। तो दोस्तों इसमें भी यही चीज़ दिखाई हुई है कि डिबुक की एक्सॉर्सिज्म के लिए कम से कम 10 यहूदी लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए और लगातार मंत्र पढ़ते रहने चाहिए, तभी एक डिबुक वहाँ से जाता है। तो इस फिल्म में भी वही दिखाया है कि कम से कम 10 लोग यहूदी हैं वो यहाँ पे आए और मंत्र पढ़ें जिससे डिबुक भाग सके। तो दोस्तों मैं एजरा मूवी की भी जल्दी एक्सप्लेनेशन करूँगा और वो भी बहुत ही अच्छी मूवी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। तब तक के लिए हंसते रहें और जय हिंद।